जी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, हिंदी विषय का अध्यापक यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अव्यय टॉपिक का एक क्लास देने जा रहा हूँ। अव्यय अर्थात जो नहीं बदले। ध्यान दीजिएगा, अव्यय का अर्थ जो कभी नहीं बदले। जो कभी नहीं बदले उसे अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कभी नहीं बदले, जो कभी नहीं बदले उसे अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के अनुसार जो नहीं बदले उसे अव्यय कहेंगे। ठीक? जो लिंग, पुरुष, वचन, काल एवं कारक के द्वारा नहीं बदले उसे अव्यय कहेंगे। अव्यय का एक और नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अव्यय का एक और नाम है अविकारी शब्द। ध्यान दीजिए, अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ध्यान दीजिए, यूपीपी में अव्यय से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मैं इन सब के बारे में आपको क्रम से बता रहा हूं। क्रिया विशेषण अर्थात जो किसी क्रिया की विशेषता को व्यक्त करे उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो किसी क्रिया की विशेषता को व्यक्त करे उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए, जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्रिया अर्थात जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी क्रिया के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब उस क्रिया की विशेषता को जो बताए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया
क्रिया विशेषण अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन सब के बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं। रीतिवाचक किसी क्रिया के होने के ढंग को बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने के ढंग को बताए, जैसे ठीक, तेज, जैसे में इससे युक्त शब्द क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, ठीक, जल्दी, ये सब क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग को बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, में वह धीरे धीरे चल रहा है। इसमें चल रहा है क्रिया है, चल रहा है क्रिया है, और धीरे धीरे इस क्रिया के ढंग को बता रहा है, क्रिया के रीति को बता रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये धीरे धीरे। ठीक, अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जो किसी क्रिया के परिमाण को बताए, परिमाण अर्थात मात्रा को बताए, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो किसी क्रिया के परिमाण को यानी मात्रा को बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके लिए शब्द हो जाएंगे कितना, उतना, थोड़ा, जरा, कम, अधिक, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जो किसी क्रिया के होने की मात्रा को बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह अधिक खाता है, वह अधिक खाता है। इसमें खाता है क्रिया है, इसमें खाता है क्रिया है, और इसकी विशेषता
अधिक है, जो कि खाने की विशेषता को बता रहा है, खाने की विशेषता को बता रहा है। तो इसको आप कह सकते हो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक, जो किसी क्रिया के समय को बताए, जो किसी क्रिया के होने के समय को बताए, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो किसी क्रिया के समय को बताए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया के होने के समय को बताए। उदाहरण, तुम कल दिल्ली चले जाना, तुम कल दिल्ली चले जाना। इसमें क्रिया है चले जाना, क्रिया है चले जाना, और इसकी विशेषता बता रहा है कल, जो कि जाने के समय को बता रहा है, जाने के समय को बता रहा है। इसलिए यह होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो कि क्रिया के होने के समय को बता रहा है, कल। अब आगे स्थानवाचक, जो क्रिया के होने के जगह को बताए, क्रिया के होने के या करने के जगह को बताए, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द ध्यान दीजिए, इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या हो सकते हैं? यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जो कि क्रिया के होने के जगह को बता रहे हैं। स्थान यानी क्रिया के होने के जगह को बता रहे हैं, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण,
तुम वहां पर मत जाना। वाक्य क्या है? तुम वहां पर मत जाना। जाना हमारा क्रिया है, जाना हमारा इस वाक्य का क्रिया है, और जो कि वहां जब किसी खास जगह के लिए प्रयोग किया गया है। कोई भी खास जगह, जैसे हो सकता है आपका कोई रिलेटिव का घर, या कोई विद्यालय, या कोई शहर, किसी खास जगह के लिए वहां प्रयोग किया गया है, जो कि एक सर्वनाम है और किसी जगह के लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, जाना हमारा क्रिया है और वहां इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? स्थानवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाए। उम्मीद करता हूं अब आप लोग क्रिया विशेषण समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं संबंधवाचक के तरफ। संबंधवाचक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध का बोध कराता है, उसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध होने का ज्ञान कराता है, संबंध का बोध कराता है, उसे संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, घर के पीछे एक सुंदर बगीचा है। घर के पीछे एक सुंदर बगीचा है। ध्यान दीजिए, हमारा संज्ञा है घर, संज्ञा है घर, और दूसरा संज्ञा है बगीचा। इनका आपस में संबंध बनाने का कार्य के पीछे इस शब्द के द्वारा हो रहा है, जो कि स्थान का बोध करा रहा है, जो कि स्थान का बोध करा रहा है। पीछे यानी स्थान, ठीक। घर के पीछे एक सुंदर बगीचा है। स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? स्थानवाचक संबंध बोधक कहा जाएगा। स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक दूसरा उदाहरण बताते हैं। रमेश
के उत्तर दिशा में, रमेश के उत्तर दिशा में एक सरोवर है। सरोवर रमेश के, यहां लिख सकते हैं घर, रमेश के घर के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में एक सरोवर है। रमेश के घर के उत्तर दिशा में एक सरोवर है। ध्यान दीजिए, हमारा संज्ञा क्या होगा? घर। संज्ञा क्या है? घर। और दूसरा संज्ञा है सरोवर। क्या है? सरोवर। और इनको आपस में मिलाने का काम कर रहा है उत्तर दिशा। संबंध का काम क्या कर रहा है? उत्तर दिशा, जो कि दिशावाचक, दिशावाचक, दिशावाचक संबंध बोधक कहलाएगा। दिशावाचक संबंध बोधक कहलाएगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। रोहित के पास 4 कलम रोहित के पास 4 कलम है। संबंध बोधक का काम के पास। हमारा संज्ञा है रोहित और ये संज्ञा है कलम। रोहित और कलम। संबंध बोधक का काम कर रहा है के पास, जो कि पास यानी क्या है? पास यानी आपके नजदीक, यानी आपके जगह को बता रहा है। पास यानी आपके जगह को। रोहित के पास, अब ये क्या है? स्थानवाचक है। स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। बता देते हैं आपको संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। काल, स्थान, दिशा, कारण। काल, स्थान, दिशा, कारण और तुलना, विरोध, समानता। काल, स्थान, दिशा, कारण, तुलना, विरोध और समानता, ये आपका क्या होता है? संबंध वाचक के भेद हैं। ध्यान दीजिए, जैसे इसका उदाहरण बता रहे हैं। वह रोहित के जैसा ही है। वह रोहित के जैसा ही है। ध्यान देना,
हमारा सर्वनाम रोहित वह, और संज्ञा है रोहित, जो क्या कर रहा है, तुलना का काम कर रहा है, तुलना का काम कर रहा है। रोहित से किसका कर रहा है, वह की तुलना हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, तुलना बोधक सर्वनाम, तुलना बोधक संबंधवाचक कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, चलते हैं समुच्चय बोधक की तरफ। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को आपस में मिलाने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा। जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यहां इसके दो प्रकार होते हैं। पहला समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण दो शब्दों से मिलकर बना, समानाधिकरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। समान अधिकरण अर्थात समान अधिकार वाले, समान अधिकार वाले, ठीक ना, नाम से ही स्पष्ट है। समान अधिकार वाले अर्थात जो दो शब्दों को, दो एक समान शब्दों को, वाक्यों को अथवा उपवाक्यों को आपस में मिलाते हैं, उसे समानाधिकरण कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चाहे तो मैं यहां संक्षिप्त में लिख देता हूं, जो दो समान शब्दों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं। यह आवश्यक नहीं है
कि हमेशा जोड़ेंगे ही, कभी कभी इनका प्रयोग अलग करने के लिए भी होता है। दो समान वाक्यों, उपवाक्यों या शब्दों को आपस में मिलाते हैं, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, ध्यान दीजिए, दो वाक्यों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, दो समान शब्दों, दो समान वाक्यों या दो समान उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या जो घटाते हैं, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण, दो और दो चार होते हैं। एक शब्द हमारा ये हो गया और एक शब्द हमारा ये हो गया, जो कि दोनों क्या है, एक जैसे हैं, एक समान है, और इनको आपस में मिलाने का काम और के द्वारा हो रहा है। ये क्या है, ये है आपका समानाधिकरण। ये कहलाएगा समानाधिकरण। अब देखिए दूसरा वाक्य हमारा क्या कहता है, हरि और रमेश आपस में मित्र हैं। हरि हमारा एक संज्ञा है और दूसरा संज्ञा है रमेश। दोनों ही एक जैसे हैं, समान हैं, और इनको मिलाने का कार्य और के द्वारा हो रहा है। जो क्या है, ये भी समानाधिकरण ही कहलाएगा। ये तो हमने शब्दों को मिला करके आपको दिखाया कि दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं या अलग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम दो वाक्यों को आपस में अलग करके आपको दिखा देते हैं ताकि बातें स्पष्ट हो जाए। दो वाक्यों को आपस में अलग करके दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, रोहित आज कक्षा में आया है लेकिन राकेश नहीं आया है। ध्यान दीजिए, हमारा दो वाक्य हो रहा है ना, रोहित आज कक्षा में आया है, राकेश नहीं आया है। ये दो भाग हो रहे हैं। हमने कहा था जो दो वाक्यों, दो समान वाक्यों, समझ शब्दों, जो दो समान शब्दों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, या घटाने का कार्य करे, अलग करने का काम करे, उसे समानाधिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
इनका राकेश नहीं आया है, रोहित कक्षा में आया है। इसके आने से, इसके नहीं आने से आपस में इनका कोई नाता नहीं है, और इसे अलग करने का काम कर रहा है, लेकिन इसे अलग करने का काम कर रहा है, लेकिन जो ये कहलाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। चलते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ध्यान दीजिए। जो आश्रित वाक्य को अथवा उपवाक्य को आपस में जोड़ने का काम करे या अलग करने का काम करे, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो आश्रित वाक्य को अथवा उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां आश्रित वाक्य है और उपवाक्य है। इसमें जो भी उदाहरण दिए जाएंगे उसको देखने से ही लगेगा कि वाक्य का एक भाग किसी दूसरे भाग पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और जब निर्भर करे तो वहां वो क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और जिस भाग पर निर्भर करता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या कहता है? जो आश्रित वाक्य को अथवा उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसको हम यहाँ आपको स्पष्ट समझ में आए इसलिए लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, जो आश्रित वाक्य को या उपवाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं या अलग करने का काम करते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
हमारा वाक्य कहता है, जैसे ही रमेश के परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ वैसे ही परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाक्य के देखा जाए तो दो भाग है। एक तो आपका यह है, रमेश के परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, यहां तक वाक्य के एक भाग है। और दूसरा भाग है, परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, ये दूसरा भाग है। लेकिन अगर जरा विचार करें तो खुशी की लहर का दौड़ना निर्भर करता है रमेश के परीक्षा के परिणाम पर, परीक्षा के रिजल्ट पर। हो सकता है उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया हो कि सब लोग खुश हो गए हो। तो देखा जाए तो हमारे वाक्य का ये जो दूसरा भाग है, परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, निर्भर करता है रमेश के परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ इस पर। तो अब हमारा जो समुच्चय बोधक का शब्द है वो ये हो जाएगा, जैसे गलती हो गई थी, वैसे लिखना चाहिए था और जैसे ही लिखते, जैसे और वैसे हमारा समुच्चय बोधक का अव्यय कहलाएगा। कैसा समुच्चय बोधक? समुच्चय बोधक यानी व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी व्याधिकरण। ये वाक्य थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं एक छोटे वाक्य में आपको दिखा रहा हूं, छोटे वाक्य में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। दूसरा वाक्य देखिए, अगर ये छोटे वाक्य में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अगर वर्षा हुई होती तो फसलें अच्छी होती। देखा जाए तो इसके दो भाग हैं, वर्षा हुई होती, फसलें अच्छी होती। लेकिन अगर ध्यान से देखें, विचार करें तो फसल का अच्छा होना निर्भर करता है वर्षा होने पर। फसल का अच्छा होना निर्भर करता है वर्षा होने पर, अर्थात ये आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य, और ये होगा प्रधान उपवाक्य। ये कहलाएगा आश्रित उपवाक्य, और ये होगा प्रधान उपवाक्य। ठीक, आश्रित उपवाक्य ये है और प्रधान उपवाक्य ये है। और इन दोनों को आपस में अलग करने का कार्य अगर और तो के द्वारा किया जा रहा है। अगर और तो के द्वारा किया जा रहा है, जो कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, बाकी अगले भाग में आपको विस्मयादि बोधक के बारे में कक्षा दिया जाएगा। बाय।